नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने 2 क्लास ले लिया है। पहला इंट्रोडक्शन क्लास, आपको बायो के बारे में समझा दिए थे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित सिद्धांत वगैरह मैंने बताया। दूसरा लेक्चर मैंने जीवों का वर्गीकरण बताया कि जीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ, उसमें किस तरह से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज इत्यादि के बारे में चर्चा किया। उसके बाद किसने कौन कौन सा मतलब कि वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, वैज्ञानिक नाम यानी कि जो जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम का नाम, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का नामकरण कैसे किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया मैंने बता दी। क्योंकि बायोलॉजी है, एक सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़िएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अब जब जीवन की उत्पत्ति हो गई तो जीवन की उत्पत्ति के बाद में हम अब अगला टॉपिक ले रहे हैं सेल। ऐसे हम तो मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हर किंगडम को अलग अलग पढ़ाते हैं। जैसे मोनेरा हो गया, उसके बाद प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांट, एनिमल। लेकिन जब तक आपको सेल के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक उन चीजों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजी है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो चीजें होता है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं सेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्योंकि सेल, देखिए, जीव विज्ञान में सेल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो आप देखते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। इसके बाद फिर सेल के बारे में 2-3 क्लास लगेगा, क्योंकि सेल थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी हो, आना ही आना है। इस बार भी आप 68 अगर पीटी लिखे होंगे, उसमें भी एक क्लोरोप्लास्ट से संबंधित मतलब वो सेल का ही पार्ट है, क्लोरोप्लास्टिड, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। देखिए, किसी भी जो सेल क्या होता है, सेल का सबसे पहला ये समझिए कि जो सेल होता है, कोशिका, जिसका इंग्लिश रूपांतरण सेल होता है, तो कोशिका जो है लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसका सेलुला नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। यानी कि सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल एक ऐसा, मतलब कि अपने बॉडी का ये स्वतंत्र रूप से होता है, अलग अलग होते हैं। उसके बाद कहने का मतलब सेल ऐसा है जो एक मतलब जैसे मास्टर कमरा आप देखते होंगे किसी भी घर में, जो मास्टर कमरा बनता है जिसमें कि सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, उसी तरह से एक यूनिट का सेल, मतलब सेल जो होता है बॉडी का एक यूनिट के रूप में होता है, वो होता है। उसमें सारे फंक्शंस होते हैं। बाकी सेल की जुड़ने से फिर कोशिका बनती है, कोशिकाओं के जुड़ने से ऑर्गेनिज्म इत्यादि का निर्माण होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है। तो हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। सेल यानी कि कोशिका, ये लैटिन शब्द से बना हुआ होता है, लैटिन शब्द सेलुलोज से बना होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, और ये एक ऐसा कमरा होता है, मतलब ये समझाने, इसका अर्थ ये है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से ये मान लेना चाहिए एक ऐसा कमरा जो मास्टर कमरा होता है, उसी टाइप से ये सेल होता है, एक छोटा सा कमरा। देखिए, अब सेल का थोड़ा सा डिफिनेशन बहुत जरूरी है। सेल का डिफिनेशन के बारे में जानकारी रखना, क्योंकि कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि जो जीव है, उसका आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसका थोड़ा इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, डिफिनेशन ये होता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि जीवन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सा होता है। ऑप्शन 4 दे देगा, टिश्यू है, सेल है, ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद स्पीसीज है, इसी टाइप का। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जीवों की सेल है। अब देखिए, सेल का सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने कैसे खोजा। अब देखिए, जब ये अपने द्वारा एक सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक का निर्माण किए थे, और उन्हीं से ये चीजों को देख रहे थे। तो जो जैसे हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे, तो उसमें जाइलम, फ्लोएम वगैरह होता है। तो जाइलम में ही एक कॉर्क होता है, कॉर्क, उसी को देख रहे थे अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के सहारे। तो उसमें छोटे छोटे पतले टुकड़े, मतलब कि कॉर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कुछ, मतलब कि स्ट्रक्चर इनको दिखाई देता है। ठीक है, संरचनाएं देखते हैं, जिसका नाम इन्होंने कोशिका दिया। तो ठीक है, इसीलिए इनको रॉबर्ट हुक को डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। मतलब ये सब सर्वप्रथम यही देखे थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने इसका नाम कोशिका दिया।
उसके बाद फिर क्या होता है कि रॉबर्ट हुक को, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रॉबर्ट हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब देखिए, और कोशिकाओं के अध्ययन को, ये 2-3 फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब कहने का मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा, यानी कि कोशिका देखा, वो मृत कोशिका था। ठीक है, मृत कोशिका था। तो फिर यहां से क्वेश्चन उठता है कि आखिर सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek ने किया। और ये जिस सेल का खोज किए वही सेल बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया हम पढ़ाएंगे आगे, जीवाणु, तो वही इन्होंने ही किया। तो जो सेल के रूप में जो खोज हुआ, जीवित सेल के रूप में, तो वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। इसका खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek ने किया। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन एराइज होता है कि सेल का सर्वप्रथम खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 ईस्वी में किया। जबकि जीवित सेल का खोज, मतलब जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया, तो लेeuwenhoek ने किया, एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek ने किया। इसको ध्यान में रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखते हैं, अब देखिए, चूंकि सेल है तो सेल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि इसमें रीजनरेशन पावर होता है। ठीक है, स्वयं मतलब कि डिवाइड होने, रीजनरेट होने का इसमें पावर होता है। तो भाई अब चूंकि सेल के बारे में रीजनरेशन पावर होता है, तो इसके बारे में मैं बताया, एक थ्योरी दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, देखिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी किसने दिया। तो एमजे स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान, ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटेन के थे, ये जर्मन के थे। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी मतलब कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार, इनका कहना था, स्लाइडेन एवं स्वान का, कि सभी जीवों का शरीर जो होता है, एक अथवा एक से अधिक, मतलब कि सिंगल या मल्टी, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। बस इनका मेन कहना यही था सेल थ्योरी में, कि स्लाइडेन एवं स्वान का, कि जो किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो या तो एक सेल से होता है या एक सेल से अधिक का होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं वंशागत इकाई है। मतलब कोशिका ही है जो किसी भी जीव का संरचनात्मक, कार्यात्मक, और जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो जाता है, सेल में ही क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, वो निकल के आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए इसको वंशागत इकाई इन्होंने कहा था। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है। क्योंकि ये थोड़ा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन है, अभी हम सेल पे आएंगे जब इसका पूरा स्ट्रक्चर, प्लांट सेल, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम खींचेंगे, दिखाएंगे। लेकिन ये जो सेल थ्योरी दी है स्लाइडेन एवं स्वान ने, इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे अपवाद, देखिए बायोलॉजी में अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन से ज्यादा प्रबल संभावना होती है क्वेश्चंस पूछने का। अब भाई सेल कोशिका सिद्धांत तो दे दिए ये सभी जीवों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे जीव, चाहे कुछ ऐसे पदार्थ भी थे जो, जिसमें मतलब कि ये सेल थ्योरी लागू नहीं होता था। तो उसमें पहला अपवाद है विषाणु। विषाणु का नाम आपने सुना होगा। देखिए कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। विषाणु, देखिए विषाणु जब किसी सेल, मतलब किसी भी जीव में अगर जीव के बाहर है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी इसमें नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की मध्य की कड़ी है। देखो विषाणु, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन सा होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन सा होता है, तो विषाणु। क्योंकि देखिए विषाणु में न्यूक्लियर प्रोटीन होता है सिर्फ, लेकिन जब तक वो बाहर होता है तब तक इनएक्टिव होता है, और जैसे ही वो किसी होस्ट यानी कि किसी भी जीव में प्रवेशित करता है तो उसके न्यूक्लिक एसिड, उसके सब कुछ को लेके अपना काम शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये सेल थ्योरी यहां नहीं, चूंकि सेल थ्योरी क्या कहता था कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं का बना है, पर जीवाणु में ऐसा नहीं है। उसी तरह देखिए वायरॉइड भी है, विषाणु के समान है, लेकिन इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। उसमें प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है, बट इसमें प्रोटीन सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है। उसी प्रकार प्रियॉन है, प्रियॉन में केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो इससे हम यही समझे कि कोशिका सिद्धांत सेल के बारे में दिया गया था कि भाई जीव जो जितने भी सजीव हैं उनका
जो शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ और फैक्ट्स हैं कोशिका का, मतलब कि शेप कैसा है। उसके बाद फिर कुछ और फैक्ट्स हम बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हम कोशिका के बारे में बता दिए, सिद्धांत के बारे में बता दिए, कौन खोज किया, जीवित कोशिका किसने खोज किया, मृत कोशिका किसने खोज किया, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। अब देखते हैं कुछ फैक्ट, मतलब कोशिकाओं के आकार के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भाई कोशिका है, सेल है, तो सेल का आकार कैसा होगा। देखिए इसका आकार एवं आकृति काफी मतलब कि अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का आकार एवं आकृति हो। इसका आकृति तो भाई कुछ माइक्रोमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं, यानी कि छोटा से छोटा कोशिका से लेके कुछ सेंटीमीटर यानी बड़ी कोशिकाएं भी होती है। अब देखिए इसका आकृति हम देखते हैं तो ये गोलाकार भी हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है। उसके बाद पॉलीगोनल, यानी कि जब हम लोग प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसका देखेंगे स्ट्रक्चर इसी टाइप का कुछ होता है। एनिमल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, घनाकार होता है, क्यूबॉइडल होता है, ठीक है, स्तंभाकार होता है, यानी कॉलमनर होता है। लंबी मतलब कि इलांगेटेड, मतलब लंबी दो तरह का होता है ना, एक सामने से लंबा, एक ऐसे लंबा, तो ये लंबी कोशिकाएं होती है। दूसरा है कि उभयवतल, मतलब कि बाई कॉनकेव, इस टाइप से होता है। जैसे आरबीसी वगैरह का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ह्यूमन में तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो मतलब शेप एंड साइज है वो हमेशा वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका शेप एंड साइज। ये सब चीज जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को जानकारी नहीं रखिएगा तो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं आएगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंपटीशन ही निकालना होता है, पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि जानकारी भी अर्जित किया जाए, अपने जानकारी को एनहांस किया जाए ताकि भविष्य में भी इसका उपयोग हो सके। अब देखिए कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं यहाँ पे, जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी को एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कॉमन फैक्ट्स में क्या क्या है। तो जब सबसे पहला है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, पूरे मतलब कि जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये हम आगे पढ़ाएंगे, जब मोनेरा पढ़ाएंगे उसके वहां पे इसके बारे में बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका माइकोप्लाज्मा होता है, इसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, यानी काफी छोटा है। मतलब कि ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखे नहीं जा सकते हैं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा फैक्ट है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। देखिए सबसे लंबी कोशिका अगर पूछ दिया जाए ऑप्शन तो तंत्रिका ही तंत्र रहेगा, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है, तो यहाँ पे अगर किसी मानव दे दिया, हाथी दे दिया, ऊंट दे दिया, जिराफ दे दिया, तो जिराफ आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे लंबी कोशिका होता तो तंत्रिका तंत्र ही है, लेकिन किसका, जिराफ का तंत्रिका तंत्र, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप ये याद रखिए कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, करीब 2 मीटर के करीब इसका लंबाई होता है। तीसरा फैक्ट है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, पूरे सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा कोशिका होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मानव में। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव कहने का मतलब यहाँ पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुरुष, यानी कि मैन, क्योंकि मानव में दोनों आ जाते हैं, मैन और फीमेल दोनों, तो इसलिए यहाँ मतलब पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, अंडाणु, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका महिलाओं में याद रखना है, वुमेन्स में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका अगर पूछ दिया जाए सिर्फ मानव स्पेसिफाई करके, यहाँ पे सबसे पूछा गया, यहाँ पे ये फैक्ट है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, लेकिन अगर मानव में सबसे लंबी कोशिका, और मतलब कि न्यूरॉन्स भी बहुत तरह के होते हैं, तंत्रिका तंत्र भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र होती है मोटर न्यूरॉन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी फैक्ट्स का चीज जानना चाहिए आदमी को। कोशिका आप पढ़ रहे हैं तो कोशिका के बारे में छोटा बड़ा कौन सा किसमें पाया जाता है, ये आपको जानना चाहिए। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, जब ये क्लास और आगे बढ़ती है तो फिर इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ कोशिका तो पढ़ लिए, कोशिका के बारे में समझ लिए, कोशिका की आकृति और आकार समझ लिए, कुछ कॉमन फैक्ट्स देख लीजिए। अब है कि कोशिका जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार जब हम देखेंगे तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिकाएं और यूकार्योटिक कोशिकाएं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये चीज आएगा, प्रोकार्योट और यूकार्योट। जब भी हम मोनेरा पढ़ाएंगे, प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे, फंगी पढ़ाएंगे, तो हर जगह पे मोनेरा में प्रोकार्योट आएगा, आगे बढ़ेंगे तो यूकार्योट होगा। इसीलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कोशिका में ही
कि कोशिका के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिकाएं और यूकार्योटिक कोशिकाएं। ठीक है, देखिए प्रोकार्योटिक कोशिकाओं का मतलब होता है प्रो, ये दो शब्दों में मिलकर बना हुआ है, प्रो और कैरियन। तो प्रो का अर्थ होता है पहले, ठीक है, और कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब हम पढ़ाएंगे सेल तो न्यूक्लियस के बारे में काफी डिटेल्स बताएंगे। तो प्रो मीन्स पहले, कैरियन मीन्स केंद्रक यानी न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले जिस कोशिका का विकास हुआ उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी केंद्रक से पहले। स्पष्ट रूप में इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। जबकि यूकैरियोट हम देखेंगे तो यू मीन्स होता है निर्मित, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन उसमें हो चुका है, विकसित हो चुका है, और कैरियन मीन्स वही केंद्रक होता है। तो यानी कि केंद्रक युक्त जो भी कोशिकाएं होंगी, अगर केंद्रक युक्त है, उसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होगा, पूर्ण विकसित केंद्रक होंगे, वो यूकैरियोट कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज सेल का ये मतलब कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अगले क्लास में हम इसका प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक का क्या फीचर्स हैं, यूकैरियोटिक का क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।